नमस्कार। आज एक सवाल से इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में बना एक जूता और एक मसाले का पैकेट या फिर एक आईटी सर्विस की बात करूं, न्यूजीलैंड में बिना टैक्स के ये सब बिक सकते हैं और उसी समझौते में भारत अपने किसानों और डेयरी सेक्टर को नुकसान से भी बचा ले, तो क्या इसे सिर्फ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं। ये समझौता है सोच समझकर खेले गए बाजारों का, जहां भारत ग्लोबल बनना चाहता है लेकिन वल्नरेबल नहीं। इसी कड़ी में आज हम अपने लेक्चर्स को आगे समझते हुए समझेंगे कि भारत न्यूजीलैंड एफटीए की जो ट्रेड सिर्फ ट्रेड की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें किसान हैं, एमएसएमई हैं, स्टूडेंट्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं और साथ ही भारत की प्रैग्मैटिक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। और आज की इस क्लास में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम यहाँ समझेंगे कि कहाँ भारत ने दरवाजे खोले हैं, कितने दरवाजे खोले हैं और कहाँ जानबूझकर दरवाजे बंद रखे हैं, और कैसे एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कैसे एफटीए भारत की पूरी आर्थिक रणनीति को समझने की चाबी बन जाता है। इन सभी चीजों को आज यहाँ पर समझते हुए हम अपने लेक्चर को पूरी तरीके से समझेंगे और साथ ही हम यहाँ पर बीच में एक जो एंड में एमसीक्यू को भी देखेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो मेरा दावा रहता है कि जियोपॉलिटिकल के टॉपिक में हम एक एमसीक्यू को भी देख लें, चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का, पूरी कोशिश रहती है और आज हम इस कोशिश को जारी रखेंगे और यहाँ पर समझेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बता देना चाहती हूँ। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक्चुअली क्या होता है? ये क्या है कि ये दो से ज्यादा देशों के बीच में किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है, जिससे आपसी व्यापार सस्ता और आसान हो जाता है। यानी कि आयात निर्यात जो है टैक्स कम कर देते हैं या फिर खत्म कर देते हैं, निवेशकों को सुरक्षा दी जा देती है, यानी कि जो इन्वेस्ट कर रहा है उन देशों में उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, पेटेंट हो या ट्रेडमार्क हो, इन जैसे अधिकारों की सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है और व्यापार के जो नियम होते हैं उसमें भी कुछ छूट दी जाती है। यानी कि एक लाइन में अगर हम समझें तो देशों के बीच जो व्यापार है वो बिना किसी रुकावट के या फिर बिना किसी ज्यादा खर्च के, कह सकते हैं कि कम खर्च में कराने का समझौता है एफटीए, जिसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा है उसको भी स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर एक ट्वीट आया था नरेंद्र मोदी जी का, ये जो था, एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट फॉर इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन विद स्ट्रॉन्ग पुश टू बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सीएम जो वहाँ के हैं उनके बारे में उन्होंने बोला है। ये आपने देखा होगा ट्विटर पे, एक्स पर बेसिकली, जिसको अब हम ट्विटर जो है एक्स है हमारा अभी, वो उसमें है ना। तो भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स है। लेक्चर को शुरू करने से पहले वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर समझौते के की पॉइंट्स के जैसे रिकॉर्ड समय दिया गया है कि ये जो समझौता अभी जो फोन कॉल पे मोदी जी ने किया है, कंफर्म किया है, ये समझौता बेसिकली इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे मार्च 2025 में देखने को मिलती है। वहीं से इसकी सुगबुगाहट, इसकी बातचीत होनी शुरू हो गई थी। यानी कि 9 महीने के अंदर ये जो है पूरा ट्रेड अग्रीमेंट संपन्न हो गया था। पहले बातचीत इसकी मार्च में होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, शून्य आयात शुल्क जो है, जीरो ड्यूटी की जो बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने भारत से जो भी होने वाले जो 100% निर्यात है उन पर आयात शुल्क को खत्म करने का फैसला किया। यानी कि जीरो ड्यूटी शुल्क, मतलब आप कोई उस पर भी कोई टैक्स या फिर कोई ड्यूटी शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो भी चीजें आयात की या निर्यात की जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, निवेश की बात की जाए, तो न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में $20 मिलियन के निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और इससे हमारे भारत में आर्थिक रूप से बहुत स्थिरता आएगी, यानी कि आर्थिक रूप से हमें कहीं ना कहीं जो है रोजगार प्रोवाइड होंगे और लोगों को जब इस तरह से फ्री ड्यूटी में जब चीज़ों का जो है वहाँ पर हम बेच सकेंगे या वहाँ से चीज़ें होंगी तो यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, लोग और काम करेंगे और इच्छा जागृत होगी, क्योंकि उनको पता है एक्स्ट्रा हमें पैसे उस पर देने नहीं, कम पैसे में भी हम चीज़ों को वहाँ से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ के जो आम जनता है उनको मिलने वाला है। व्यापार जो लक्ष्य है वो क्या है? दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों के लिए द्विपक्षीय व्यापार को और 2x करने का, यानी कि 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये क्या है? एक
की पॉइंट्स हैं कि जो एफटीए हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, वो किस पर्पज से यहाँ पर देखने को मिलता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी है। ठीक है, अब इसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड में हम आगे बढ़े, इससे पहले थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा जांच लेते हैं यहाँ पर कि पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखेंगे तो कितना जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है उनको, क्या इंपोर्ट की वहां से, क्या इंडिया से क्या बेचा है और वहां से न्यूजीलैंड से क्या खरीदा है, और ट्रेड सरप्लस कितना रहा है, ये आप एक बार देख सकते हैं 2021-22 में, 2022-23, 2023-24, 2024-25, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एक बस एक छोटी सी जानकारी के लिए कि आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या समझौता हुआ, क्या चीजें हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, इनके बीच में सोमवार को कॉल पर ऐसे ऐसे जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हुई है और अंतिम रूप से घोषणा कर दी गई कि ऐसा हम कंफर्म करते हैं। तो दोनों नेताओं ने क्या कहा है कि एफटीए दोनों देशों के बीच में क्या क्या चीजों को बढ़ाने में मदद करेगा, जैसे, बट ऑब्वियसली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो बट ऑब्वियसली व्यापार की बात करें, व्यापार में कई सारी चीजें आ जाती हैं, व्यापार होगा, निवेश होगा, ठीक है, इनोवेशन होगा। अब इनोवेशन में जैसे क्या कि मान लीजिए अगर उनके पास कोई नई टेक्नोलॉजी है साइंस एंड टेक में या कृषि के क्षेत्र में, तो वो हमको भारत को प्रोवाइड कराएंगे, भाई भारत को प्रोवाइड कराएंगे तो वो चीजें बेहतर तरीके से हम अपने कृषि किसानों को दे सकेंगे। ठीक है, साझा अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आगे सुचारू रूप से जारी रहेगा। ये बातचीत मार्च में शुरू हुई थी और ये जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जब क्रिस्टोफर लक्सन जो है भारत की यात्रा के दौरान जब आए थे तब इस तरह की बातें हुई थी और दोनों देशों ने ये द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को गहराई से एक दिशा में आगे ले जाने की बात अब की है, जो कि हम इसको पढ़ रहे हैं। अब इस समझौते में क्या क्या चीजें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं, ऐसा क्या जो है 15-20 ईयर्स के जो दावे कर रहे हैं, इससे हमें फायदा क्या होगा। भाई हम तो फायदे की बात करेंगे ना, जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीज बात की जाती है तो फायदे के बिना की बात नहीं की जाती है। ठीक है, और हम सब कहीं छोटे से लेवल पर भी देखें, भाई हम पैसा देके कोई अच्छा कपड़ा खरीदते तो हम फायदे की बात करते हैं ना कि वो अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पर क्या है, इस समझौते से आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी जब इस प्रकार का ट्रेड होगा और वहां पर निर्यात में जो है हमें वहां पर जो है टैक्सेस कम देने पड़ेंगे या फिर जो उस पर क्या बोलते हैं कि जो टैरिफ लगेगा वो कम लगेगा या शून्य हो जाएगा, तो भाई हमें हेल्प होगी इससे, हम और उन पैसों को कहीं और लगा के और रोजगार पैदा कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग में वृद्धि होगी, बाजार तक जो है लोगों की आसान पहुंच हो जाएगी। जो लोग छोटे छोटे जैसे जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाते हैं, जो महिलाएं घर से इस तरह से लोकल से चीज़ें बनाती हैं, चाहे वो अचार कुछ भी हो सकता है, तो वो जब इंटरनेशनल पहुंचेंगे तो उनको भी एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। ठीक है, निवेश प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा, रणनीतिक सहयोग मजबूत होगी दोनों देशों के बीच में, और साथ ही ये समझौता नवाचारों यानी कि इनोवेशन जो इंडस्ट्रीज हैं उनको, किसानों को, एमएसएमई या जो छोटे उद्योग है, छात्र है, युवा है, उनके लिए नए अवसर पैदा करेगा कि ये भी वहां जाके छात्र इत्यादि भी वहां जाके अपनी ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, पीएचडी हो, ठीक है, इसकी पढ़ाई कर सके और वहां इसके बाद अपनी नौकरी को सुचारू रूप से जारी भी रख सकेंगे। ठीक है, वीजा की बिना झंझट टेंशन के, उस प्रकार से। ठीक है, अब जानने योग्य यहाँ पर प्रमुख पॉइंट क्या है उन पर हम मेन आते हैं। पहला पॉइंट है आपका, भारतीय निर्यात को जीरो ड्यूटी एक्सेस देना पड़ेगा, यानी कि एफटीए लागू होने के बाद, जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद से भारत से न्यूजीलैंड को होने वाले सभी निर्यात, यानी कि भारत से जो न्यूजीलैंड को चीजें जो जा रही है उन पर शून्य शुल्क लगेगा। इससे लाभ क्या होगा, भाई किसानों को लाभ होगा। अब इसमें किसानों को क्या लाभ होगा, देखिए भारतीय कृषि उत्पाद जो है न्यूजीलैंड में सस्ते और ज्यादा बिकेंगे, मांग बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। ठीक है, अब एमएसएमईज की बात की जाए तो ये छोटे उद्योगों को क्या फायदा होगा, तो छोटे उद्योग क्या बिना टैक्स के निर्यात कर पाएंगे, यानी कि लागत कम लगेगी, छोटे उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लंबे टिक पाएंगे। अब श्रमिक और कारीगर की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो जब निर्यात बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा और ज्यादा जो है काम मिलेगा तो ज्यादा रोजगार भी प्राप्त होगा, कारीगर भी उसी प्रकार से वहां पर काम कर पाएंगे और अपनी मेहनत को और ज्यादा सुचारू रूप से कर पाएंगे। महिला उद्यमियों को जैसे हैंडीक्राफ्ट है, कपड़ा है, छोटे बिजनेस है, ठीक है, चाहे वो नए विदेशी ग्राहक उनको वहां पर मिलेंगे। युवाओं को क्या होगा, युवा वहां पर जाके भारतीय युवा जो होंगे वो फैक्ट्री हो गए हैं, चाहे एक्सपोर्ट्स हो गए, लॉजिस्टिक हो गए, इसमें नई नौकरियां इजाद होंगी। यानी कि एफटीए के बाद जो है न्यूजीलैंड को भारतीय निर्यात पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, एफटीए लगने के बाद न्यूजीलैंड को जो है भारतीय निर्यात पर टैक्स नहीं लगेगा, जिससे निर्यात सस्ता हो जाएगा। ठीक है, बेचना सस्ता हो जाएगा और किसान हो, एमएसएमईज हो, श्रमिक हो, महिला उद्यमी हो, युवा हो, इन सबको रोजगार होगा और आय का जो है बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट हो गया, खासतौर पर टेक्सटाइल, परिधान, चमड़ा और फुटवेयर जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है।
अब इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, प्लास्टिक, ठीक है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल, ये जो आपका केमिकल्स की जो चीज़ें होंगी, या फिर केमिस्ट की जो चीज़ें होंगी और केमिकल्स होंगे, जैसे निर्माण आधारित उद्योग को भी इस समझौते से लाभ होगा। तो किन किन क्षेत्रों को लाभ होगा वो हमने यहाँ पर समझने का प्रयास करना है। द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना करने का लक्ष्य रखना है, यानी कि एफटीए क्या है, सेवा, वस्तुएं, ठीक है, निवेश, व्यापार सुगमता, लोगों की आवाजाही। तो इसका मतलब क्या है कि इस समझौते में सबसे मजबूत हिस्सा क्या होंगे, सेवाएं होंगी, यानी कि सर्विस होंगी, जैसे डॉक्टर, नर्स, आईटी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, योग होता है, आयुष है, जैसे कंसल्टेंट जैसी सेवाएं हैं, ये सब में भी इनको फायदा होगा, ठीक है। तो ये लोगों की आवाजाही होगी, इसमें सहयोग बढ़ेगा। अगले 5 वर्षों में आप देखेंगे भारत और न्यूजीलैंड जो व्यापार है उसको 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है, कि आपस में जो व्यापार हो और ज्यादा बढ़े, वो और ज्यादा बढ़ेगा तो दोनों देशों का फायदा होगा, ठीक है। न्यूजीलैंड का भारत में 20 बिलियन निवेश की जो बात की जा रही है यानी कि अगले 15 वर्षों में, अगर आज से आप देखें तो 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है न्यूजीलैंड भारत में करेगा। किन क्षेत्रों में होगा ये ध्यान रखना है, मेंस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किन किन क्षेत्रों में निवेश करेगा न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि फैक्ट्रियां भारत में बढ़ेंगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़क और बंदरगाह और प्रोजेक्ट भारत में बढ़ेंगे। सेवाएं यानी कि आईटी, लॉजिस्टिक, बिजनेस सेवाएं इत्यादि यहाँ पर मुहैया और ज्यादा कराई जाएंगी ताकि लोगों को रोजगार प्राप्त हो। नवाचार, इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स वगैरह भी दिए जाएंगे, चाहे वो किसानों को हो, चाहे एमएसएमईज को हो, इन सबको मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। रोजगार, भाई ये सारी चीजें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, रोजगार मिलेगा तो नई नौकरियां जन्म लेंगी, नई नौकरियां जन्म लेंगी तो बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं कम होगी, कुछ हिस्सा तो एटलीस्ट सफल होगा ना। अब कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर ज्यादातर जोर दिया गया है, वो किन क्षेत्रों पर दिया गया है, जैसे भारतीय किसानों को न्यूजीलैंड के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, इस तरह की चीजों से क्या है, फिर वो फ्री विल से चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। और खास करके किन क्षेत्रों में, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, कॉफी, मसाले, अनाज, प्रोसेस्ड जो फूड है उनमें इनको मदद मिलेगी। कृषि टेक्नोलॉजी में भी मदद मिलेगी, जैसा कि कहा, इनोवेशन इत्यादि में भी हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पार्टनरशिप, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड और न्यूजीलैंड की उन्नत कृषि तकनीकों के माध्यम से हमें क्या फायदा होगा, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, भाई कम समय में कम लागत लगाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा, समय भी बचेगा, रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी, गुणवत्ता सुधरेगी, बट ऑब्वियस सी बात है किसानों की आय भी बढ़ेगी, है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखें, टेक्नोलॉजी का जो सहयोग हमें न्यूजीलैंड से मिलेगा उसके बेनिफिट्स हमें बताए गए हैं। बागवानी के प्रोडक्शन, ध्यान देना है, बागवानी के प्रोडक्शन में जैसे शहद, कीवी और सेब के लिए विशेष उपाय भी किए जाएंगे। तो हो सकता है आपसे प्रीटी में या कुछ इस तरह से पूछा है बागवानी है या कौन से उसमें है, तो बागवानी उत्पादकों की यहाँ पर भी बात की गई है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, संवेदनशील माफी चाहती हूँ क्षेत्र हैं, उनके संरक्षण की बात यहाँ पर ज्यादा की गई है। जैसे कि समझिए अब इन सेक्टर्स को भारत ने न्यूजीलैंड के मार्केट से दूर रखा है, इसमें उन्होंने कोई भी कहा है कि इसमें हमें तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं चाहिए या इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत बड़ा डेयरी का बहुत बड़ा मार्केट एक देता है मिल्क प्रोडक्शन को लेकर, ठीक है, मिल्क को लेकर, तो इससे उसको दूर रखा है ताकि हमारे किसानों पर या डेयरी प्रोडक्शन में या डेयरी सेक्टर में या कृषि प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा उनका हावी ना हो जाए, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, यानी कि बाहरी तत्व इतने हावी ना हो जाए कि वो उनको बताने लगे कि आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भाई यहाँ का जियोलॉजिकल चीज़ें अलग हैं, यहाँ का अपना काम धंधा करने का तरीका अलग है, तो इन चीज़ों को जो है थोड़ा अलग रखा है ताकि न्यूजीलैंड इसमें कोई छूट या प्रकार की चीज़ें ना दे, ताकि उनको लॉस ना हो किसी प्रकार से अपने ही देश में रहकर। जैसे समझिए संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण, कौन कौन से सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, इसमें अपने घरेलू उद्योगों, विशेष रूप से किसानों के हितों की रक्षा के लिए कुछ क्षेत्रों में रेड लाइन को रखा है कि भाई ये लक्ष्मण रेखा है, आप इसकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, आपके लिए जो बाउंड्री तय की गई है बस आप वहां पर ही इस बाउंड्री को करिए, इस बाउंड्री को आप क्रॉस नहीं कर सकते। वो बाउंड्री कौन सी है, यहाँ पर बाउंड्री है आपकी डेयरी सेक्टर की, और किन किन में कर सकते हैं उसको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि डेयरी सेक्टर में न्यूजीलैंड दुनिया का बहुत बड़ा डेयरी निर्यातक रहा है और भारत ने अपने डेयरी क्षेत्र को पूरी तरीके से इससे सुरक्षित रखा है। न्यूजीलैंड को भारत के घरेलू डेयरी बाजार में सीधी पहुंच नहीं दी गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उत्पाद है, जैसे चीनी, फल, सब्जियां और कई अन्य ऐसे कृषि उत्पाद है, इनको भी जो है छूट की सूची, मतलब इसकी सूची से
अलग रखा गया है ताकि स्थानीय किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। सेवाएं और मोबिलिटी समझौते का प्रमुख स्तंभ की जो यहाँ पर बात की जा रही है, जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में समझा था, जो उसमें सेवाएं और मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि इस समझौते का सबसे मजबूत हिस्सा जो सेवाएं हैं, यानी कि हमने देखा जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए हैं, योग, आयुष, कंसल्टेंट जैसी जो सेवाएं हैं उन पर यहाँ पर ध्यान दिया गया। तो न्यूजीलैंड ने 118 सेवा क्षेत्रों में बाजार को पहुंच दी है। वो कौन कौन से हमने देखा, 139 सेवा क्षेत्रों में MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा भी दिया गया। ऐसे 139 सेक्टर्स हैं। अब इसमें डिवीजन दिया गया, जैसे 106 सेवा क्षेत्रों में बाजार पहुंच, भारत ने क्या किया है कि 106 सेवा क्षेत्रों में बाजार की पहुंच को अच्छा कर दिया है। 45 क्षेत्रों में यानी कि मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य और पारंपरिक, ये पहली बार ऐसा न्यूजीलैंड ने किया है कि स्वास्थ्य एवं पारंपरिक चिकित्सा, जैसे आयुर्वेदा वगैरह या हम देख सकते हैं, पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं पर अलग अनुबंध शामिल किया। यानी कि पहली बार न्यूजीलैंड ने ऐसा किसी देश के साथ किया है, वो स्पेशल क्या है, स्वास्थ्य एवं पारंपरिक चिकित्सा को लेकर जो है उसने अपने यहाँ पर सेवाओं की पर जो है अनुबंध शामिल किए हैं। यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद रोजगार और वर्किंग हॉलीडे वीजा पर भी ध्यान दिया गया, यानी कि 5,000 जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं उनको न्यूजीलैंड में 3 साल तक काम करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि कौन कौन से क्षेत्र होंगे जिनमें ऐसा हो सकता है, आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, शिक्षा, कंस्ट्रक्शन, आयुष, योग, प्रशिक्षा, भारतीय शेफ और संगीत और शिक्षक, उनको ऐसे 5,000 भारतीय प्रोफेशनल्स होंगे जिनको न्यूजीलैंड में 3 साल तक काम करने की अनुमति होगी। यानी कि ये जो वर्किंग जो हॉलीडे वीजा है उनके अंतर्गत इसको रखा गया है। छात्रों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत क्या दी गई है, छात्रों को सप्ताह में 20 घंटे काम करने का अधिकार होगा। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ पूरे वीक में 20 घंटे काम भी कर सकते हैं अगर वो एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं या पैसे कमाना चाहते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अगर आप देखेंगे तो ये आपका साइंस, टेक्नोलॉजी और आपका क्या है यहाँ पर मैथ्स और जो है स्नातक इसमें या इंजीनियरिंग, हाँ इंजीनियरिंग स्नातक, यानी कि इसमें 3 साल तक ये करने की ये आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन, और इसके बाद मास्टर डिग्री 3 साल का, PhD आपका है 4 साल का। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या चीज़, देखिए ये चीज़ें पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में कभी कभी स्टेटमेंट के दौर पर भी पूछ लेते हैं। ठीक है, हर साल 1,000 भारतीय युवाओं को वर्किंग हॉलीडे वीज़ा दिया जाएगा और 12 महीने की अवधि यानी कि पूरे 1 साल मल्टीपल एंट्री के साथ उनको, यानी कि आवागमन आसानी से वो करेंगे। ठीक है, कोई रुकावट नहीं होगी कि फिर वीजा को चेक कराना, फिर कुछ करना, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर गुड एंड टेरिफ यानी कि वस्तुओं और शुल्क क्षेत्रों में शुल्क यानी कि टेरिफ से जुड़ी कुछ बातें हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे वस्तुओं व्यापार के संबंध में भारत का सरल औसत जो मोस्ट फेवर्ड नेशन टेरिफ है वो प्रेजेंट में कितना है, उसके साथ 16.2% है। लेकिन समझौता जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये घटकर 13.18% हो जाएगा और फिर इसके बाद अगले 5 वर्षों में क्या होगा, ये घटकर और घटेगा 10.30% हो जाएगा और अगले 10 वर्षों में फिर क्या होगा 9.06% तक ये पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से घटना शुरू होगा। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि भारत चरणबद्ध तरीके से आयात शुल्क को कम करेगा जिससे व्यापार में कंपटीशन बढ़ेगा और बाजार ज्यादा एक्सपेंड हो पाएगा, खुल पाएगा, लोगों के लिए और आसान हो पाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है यानी कि बाजार की जो पहुंच होगी वो कुल 70.3% टैरिफ लाइनों पर बाजार तक पहुंच हो जाएगी, जबकि 2997 टैरिफ लाइनों को बाजार पहुंचने से बाहर रखा गया, जैसे कि आपके सेंसिटिव सेक्टर्स है। सेंसिटिव सेक्टर्स को हमने देखा तो उसको इसके अंतर्गत रखा जाएगा टैरिफ लाइनों को। ठीक है, बाकी को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर ये ट्रेड का जब से अनाउंसमेंट हुआ है तो क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। जैसे कि जब से ये घोषणा हुई है प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के द्वारा, टेलीफोन पर अंतिम रूप से बातचीत हो गई है इसको लेकर। चुनौती क्या है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, जो न्यूजीलैंड के अंदर आप देखेंगे कुछ राजनीतिक दल, जैसे कि वहां पर भी तो पार्टीज है ना राजनीतिक, उनमें से जैसे न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी ने क्या कहा है कि इसका विरोध किया है इस समझौते का, कह रहे हैं कि ये कम गुणवत्ता वाला बताया है। लेकिन हालांकि दोनों देशों की जो सरकारें एक बड़ी आर्थिक जीत इसको मान रही हैं। टिप्पणियां तो करेंगे ऑपोजिशन पार्टीज। ठीक है, निष्कर्ष क्या है कि ये समझौता न केवल ट्रेड बढ़ाएगा बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेगा, यानी कि इंडो पैसिफिक ये रेंज में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। इस प्रकार से एटलस के साथ भी पढ़ना है। ठीक है,
और मजबूत करेगा। और 2025 में भारत का तीसरा बड़ा व्यापार समझौता ब्रिटेन और ओमान के बाद अब इसके साथ हुआ है। ठीक है, ये आपने देखा इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की वैल्यू को और करेगा, और भी बाकी लोग देश जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आगे आएंगे, है ना, और अपना मार्केट खोलेंगे। ये जो प्रोविजन है ये दर्शाता है कि भारत ने एक तरफ व्यापार का जो लिबराइजेशन है उसको अपनाया है, वहीं दूसरी तरफ संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों की सुरक्षा भी की है, जैसे कि जो संवेदनशील सेक्टर जैसे डेयरी सेक्टर और कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, ये संतुलन भारत की प्रैग्मैटिक यानी कि व्यवहारिक व्यापार नीति को दर्शाता है कि आपका एफटीए जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा हमारे देश के नागरिकों की हित को ध्यान में रखते हुए ही हम कोई कार्य करेंगे, हम ऐसे ही कोई काम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजों को हमने पूरे टॉपिक को समझा। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ 2 पीटी के क्वेश्चन उनको देख लेते हैं, उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं पिन कर दूंगी आंसर। ठीक है, भारत न्यूजीलैंड एफटीए में किस विषय पर न्यूजीलैंड ने पहली बार किसी देश के साथ अलग एनेक्स यानी कि अनुलग्न पर हस्ताक्षर किए हैं? पर्यटन सेवाएं, डिजिटल व्यापार, स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा सेवाएं, या फिर रक्षा सहयोग? ध्यान रखना है, फिर से टॉपिक को पढ़ लेना, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, इसी में इसका उत्तर भी है आज के टॉपिक में। भारत न्यूजीलैंड एफटीए के लागू होने के बाद भारत का औसत जो आपका एमएफएन है टैरिफ किस प्रकार बदलेगा? कुछ यहाँ पर इस प्रकार से दिया है। आप इस पूरे टॉपिक का जो है इसका फिलहाल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसका आंसर इसी जो टॉपिक को मैंने पढ़ा है इसी लेक्चर में मिलेगा आपको। यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन भी है, इसको लिखने का प्रयास करिएगा। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता केवल व्यापार उदारीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की व्यवहारिक आर्थिक कूटनीति का उदाहरण भी है, जैसा कि अभी हमने एंड में समझा। और इस कथन के आलोक में भारत न्यूजीलैंड फॉरेन ट्रेड जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की प्रमुख विशेषताओं और उसके संभावित आर्थिक और सामाजिक प्रभावों की चर्चा करनी है 150 से 200 शब्दों में। जैसा भी लिख सकें लिख के मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर भेजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर इस पर जरूर भेजिएगा। इसमें जाके आप जाएंगे, संकल्प से सफलता टाइप करेंगे, मिलेगा, फिर इसमें लिंक पिन होगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने उत्तर भेज सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने पूरा डिस्कस किया है कि इस चैनल में क्या क्या चीजें पढ़ाई जा रही थी, क्या क्या चीजें पढ़ाई जा रही हैं, और आगे प्रीलिम्स को ध्यान में रखे और नए प्रोग्राम्स क्या क्या लाए जा रहे हैं। जैसे मैप का जो वीकली करंट अफेयर्स है, मैप बेस्ड वीकली करंट अफेयर्स, वो भी आपका आएगा हर संडे को शाम को 7 बजे। वैसे ही सैटरडे को वीकली करंट अफेयर्स, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, इकोलॉजी हो, साइंस एंड टेक हो, कोई भी विषय जो आपके यूपीएससी के सिलेबस को टच करता होगा उसमें प्रीलिम बूस्टर को लाया जाएगा। वो सैटरडे को शाम को 7 बजे लाया जाएगा। ठीक है, उसको देखते रहिए। आर्ट एंड कल्चर ट्यूसडे सैटरडे तो शाम को 6 बजे आता ही है, उसको तो निरंतर देखना ही है। इसी के साथ साथ हफ्ते में 3 बार जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स भी आते हैं, उसको निरंतर देखते रहिए। और वही सारे एमसीक्यूज भी उसमें कराती हूँ, शॉर्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। हमारे साथ मतलब बने रहेंगे तो आप काफ़ी चीज़ें देख पाएंगे और आपकी तैयारी को और मजबूत करने में थोड़ी सी भी अगर मेरी मदद हो पाएगी तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार महसूस करूंगी। फिलहाल के लिए इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।